जय हिंद साथियों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपके ल्यूसेंट फिजिक्स की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है, जिसमें हमारे कुछ 5 या 6 चैप्टर बचे हुए हैं। ये मैं अब करा देता हूं और आज रात 9 बजे से आपकी न्यूमेरिकल की क्लास होगी, जिसमें पहला चैप्टर जो 12th पोर्शन का होता है वहाँ से मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के आज न्यूमेरिकल होंगे। तो आज मैं कराऊंगा, रात 9 बजे लाइव क्लास होगी, तो लाइव क्लास में ज़रूर आना है सभी बच्चों को। और अब ये क्लास जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की क्लास है, 5-6 चैप्टर हमारे ये बचते हैं, इनको मैं रिकॉर्डेड क्लास में डाल दूंगा। ये क्लास आपको मिलेगी दोपहर 1 बजे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको दोपहर 1 बजे। तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 56 है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इनके क्वेश्चंस को हम करते हैं, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करो। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। अब आपकी लाइव क्लास चलेगी रात 9 बजे को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारी, पहला क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अगर आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। तो ये ऊर्जा को नापता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले का ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? तो E इक्वल्स टू होता है हमें एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, तो H इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है हमारी mL2T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की होती है हमारी T इनवर्स। तो यहाँ से डायमेंशन हमारी बचती है mL2T-1। तो आपका ऑप्शन आ गया ए। ऑप्शन आ गया भाई सेकंड का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा। देखो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, E इक्वल्स टू एच न्यू, या न्यू इक्वल्स टू होता है हमारा न्यू इक्वल्स टू होता है हमारा C अपॉन लैम्डा। तो फॉर्मूला आ गया हमारा E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, और ऑप्शन आ गया आपका थर्ड का बी। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। ल्यूसेंट की क्लास आप लोग जानते हैं, पूरी ल्यूसेंट कोई नहीं करा रहा है, ठीक है, पूरी ल्यूसेंट कोई नहीं करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है भाई कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्रव्य तरंग मतलब मैटर वेव को किसने दिया? मैटर वेव के बारे में जो प्रिंसिपल दिया था वो दिया था दी ब्रोगली ने। मैटर वेव के बारे में जो प्रिंसिपल दिया वो किसने दिया? दी ब्रोगली ने दिया, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि भाई यदि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसके एक्सपेरिमेंट में इंसिडेंट लाइट की आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, तो जो कट ऑफ पोटेंशियल होगा या थ्रेश कट ऑफ पोटेंशियल जो होता है हमारा संस्तभ विभव V0, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो सबसे पहली बात, ये क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट होने से रोक दे। ये कोई सरफेस है, इस पे इंसिडेंट लाइट है, तो इससे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। और ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो इन्हें इमिट होने से रोक दे, वो क्या होगा हमारा?
वो होता है हमारा कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तब्ध विभव जो इसने कहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 2 गुनी कर दी, पहले न्यू थी 2 न्यू कर दी, तो क्या होगा भैया, संस्तब्ध विभव भी जो होगा, जो इसे रोकने वाला होगा, वो भी 2 गुने से ज़्यादा चाहिएगा। वो भी कितना चाहिएगा, इन्हें रोकने के लिए अब 2 गुने से ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसे बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो उन्हें रोकने के लिए 2 गुने से ज़्यादा हमें इसका चाहिएगा। तो ऑप्शन आ जाता है यहाँ इसका हमारा 5th का डी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने दिया, ये तो सभी को पता होगा, आइंस्टीन ने दिया। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है, किसी पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एक निश्चित, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तभी होता है जब जो लाइट होगी, इंसिडेंट लाइट एक निश्चित सर्टेन फ्रीक्वेंसी की होगी, मिनिमम की। इसने 4 ऑप्शन दिए, न्यूनतम चाल होगा, न्यूनतम तीव्रता होगी, या कोई नहीं होगा। तो देखो बेटा, जो इमिशन ऑफ फोटोन है, सॉरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी पदार्थ से, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम आवर्ती, जिसे दहलीय आवर्ती कहते हैं, न्यूनतम आवर्ती जिसे दहलीय आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो दहलीय आवर्ती से क्या होता है, हमारा प्रकाश उत्सर्जन संभव होता है। न्यूनतम आवर्ती किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी दहलीय आवर्ती के, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ए, न्यूनतम आवर्ती होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है, जो इमिट हुए इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? देखो बेटा, यहां लाइट इंसिडेंट हुई, अब लाइट इंसिडेंट होने पे जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस लाइट का कुछ हिस्सा तो, इस लाइट का जो एनर्जी आई, एनर्जी का कुछ हिस्सा तो इन्हें निकालने में काम आता है, और बचा हुआ इन्हें गतिज ऊर्जा देने में काम आता है यहां से निकलने के बाद। तो निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो होती, सॉरी मिनिमम एनर्जी होती है, वो क्या होती है, हमारी वर्क एनर्जी, कार्य फलन होता है, कार्य फलन। ठीक है, और बाकी काइनेटिक एनर्जी देने में, बाकी क्या होती है, उन्हें काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है। तो ध्यान देना बेटा, जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन का, कार्य फलन का काम क्या होता है, वो मिनिमम ऊर्जा होती है कार्य फलन की, जो किसी इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर निकालने में चाहिए होती है। और इसके बाद जो बची हुई ऊर्जा होती है वो उसे क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, बची हुई एनर्जी क्या देती है उसे, काइनेटिक एनर्जी दे देती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किस जगह बढ़ती है, वो हमारी वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में बढ़ती है। वर्क फंक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है और ये उन्हें काइनेटिक एनर्जी दे देता है। ठीक है, अब इसने पूछा है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनर्जी किस पर निर्भर करेगी। अब जाहिर सी बात है वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगी ना। अगर वर्क फंक्शन ज़्यादा चाहिएगा तो उनकी एनर्जी कम होगी,
और वर्क फंक्शन कम चाहिएगा तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पर, कार्य फलन पर डिपेंड करता है हमारा। तो ऑप्शन आ गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चैप्टर नंबर हमारा 56 है, इसके दो क्वेश्चन है। अब ये वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। धातु पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो क्या कहलाती है घटना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहलाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है बेटा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन आ गया हमारा ए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 56 का हमारा। ये कहता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना गया है? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टीन ने या दी ब्रोगली ने, इन्होंने क्या किया? प्रकाश के, दी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश जो है द्रव्य तरंग है, और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने में इसे द्रव्य मैटर भी लिया और दूसरा इसे क्या लिया? तरंग। द्रव्य मतलब कण, ये तो हो गया पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर और ये वेव नेचर। ठीक है, तो ये दोनों मानकर, पार्टिकल एंड वेव नेचर मानकर, द्रव्य क्या कहूँ, कण ही कह लेते हैं हम इसे, कि कण और तरंग ये दोनों नेचर मानकर ही एक्सप्लेनेशन दी थी आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो क्या आएगा इसका? तरंग और कण दोनों, तो बोथ दोनों होंगे, और ऑप्शन आ जाएगा आपका 10 का सी। दोनों माने थे आइंस्टीन ने। ठीक है भाई, अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 57 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब चैप्टर नंबर हमारा आ जाता है 57 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर 57 ईएम वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ईएम वेव्स के हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 57 ईएम वेव्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? कहता है हमारा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी? ईएम वेव्स का जो प्रिंसिपल था वो किसने दिया था? ईएम वेव्स का प्रिंसिपल जो था मैथमेटिकल इक्वेशन में मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैथमेटिकल इक्वेशन में मैक्सवेल ने दिया था। ऑप्शन आ जाता है हमारा ए। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो किसने दिया था? हमारा मैक्सवेल ने दिया था, जबकि इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था हर्ट्स ने। जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? हमारा हर्ट्स ने। तो सेकंड क्वेश्चन यही तो है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि ईएम वेव के एग्जिस्टेंस की एक्सपेरिमेंटल किसने किया था? एक्सपेरिमेंट ये किया था हमारा हर्ट्स ने। ऑप्शन आ गया सेकंड का सी। देखो, हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंटल चेक किया ने, और प्रिंसिपल किसने दिया था? मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूप में मैक्सवेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। जो हमारा ईएम स्पेक्ट्रम होता है, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में कौन नहीं है? देखो, अगर आपको स्पेक्ट्रम की मैं बात बताऊं, एक डायग्राम होता है इसका, एक ये होता है विजिबल रीजन, यहाँ होता है दृश्य,
ठीक है, दृश्य विकिरण का हिस्सा होता है ये, दृश्य प्रकाश का। और इसमें इधर वॉयलेट इधर रेड, बैंगनी और लाल, तो इससे इधर अवरक्त, इससे इधर क्या आ गया, अवरक्त आ गया। इंफ्रारेड, रेड से इधर इंफ्रारेड, इधर यूवी अल्ट्रावायलेट, अवरक्त, यूवी आ गया हमारा अवरक्त अल्ट्रावायलेट, इधर एक्स, इधर गामा, ठीक है। और मैं इधर बात करूं, ये माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, इधर माइक्रोवेव और इधर रेडियो वेव, ये इधर रेडियो वेव, ये होते हैं इसमें। तो अब आप अपने ऑप्शन से देख सकते हैं कि गामा भी है, एक्स भी है और इंफ्रारेड भी है। गामा भी है, एक्स भी है और इंफ्रारेड भी है। तो है कौन नहीं, कौन नहीं इसमें, बीटा किरणें। कौन नहीं है बेटा, बीटा किरणें। क्लियर है बात। और ये जो है तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है हमारा। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। ये दृश्य है, जो दृश्य होता है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक हमारा होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल रेंज होती है हमारी। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की रेंज। एक्स किरणों की जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो रेंज होती है 1 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर यहाँ मिल गया हमें, सी। कितना होता है भाई, 1 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 5 पर। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, सबसे अधिक आवृत्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर गामा वेव, मैंने बताया इस स्पेक्ट्रम में इस तरह से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। ठीक है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, इस तरह से आवृत्ति बढ़ेगी। तो गामा की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। तो गामा की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हमारी, सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन आ गया हमारा 5th का ए। 5th का ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ए। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है, पराबैंगनी वेव्स को, ये जो अल्ट्रावायलेट वेव होती है हमारी, तरंगे होती है, फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। और इन्हें फोकस करने के लिए भाई क्वार्ट्ज पदार्थ का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। किसका, क्वार्ट्ज का। तो ऑप्शन 6 का हमारा आ गया ए। 6 का क्या आ जाता है हमारा, ए, क्वार्ट्ज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट, अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए, यानी कि अल्ट्रा वायलेंट वेव्स की स्टडी के लिए जिस पदार्थ के प्रिज्म का प्रयोग करते हैं वो कौन से पदार्थ का होता है, वो होता है हमारा रॉक साल्ट। रॉक साल्ट का प्रिज्म बना होता है, वो यूज करते हैं इनकी स्टडी के लिए। तो ऑप्शन आ गया हमारा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कोहरे में फोटोग्राफी, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होगी। देखो भाई ऑप्शन है आपके पास, पोलराइड जो वेव होती है, पोलराइजेशन में क्या मिलता है हमें, एक ही डायरेक्शन में लाइट मिलती है। यूवी रेज की जो
ध्यान देना, ये हो गया हमारे पराबैंगनी किरणें और ये होगी इंफ्रारेड। अब आपने एक बात पढ़ी है प्रकीर्णन में डिस्पर्जन जो होता है, डिस्पर्जन में रेड कलर का जो डिस्पर्जन होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से हमें सुबह और शाम को सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, खतरे का संकेत भी लाल होता है। तो रेड कलर की जो डिस्पर्जन है वो सबसे कम है, रेड कलर का जो डिस्पर्जन है वो सबसे कम है, क्योंकि लॉर्ड रेले ने कहा था कि डिस्पर्जन क्या होगा, वह प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्बडा की पावर 4 के। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी उसका डिस्पर्जन उतना ही कम होगा, ये कहा था लॉर्ड रेले ने। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, यूवी रेज की कम है। तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका डिस्पर्जन क्या होगा, कम होगा, उसका डिस्पर्जन क्या होगा हमारा, कम होगा। तो इसलिए रेड कलर से ज़्यादा की जो वेवलेंथ की हमारी वेव होगी वो फोटोग्राफी, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए यूज होगी, क्योंकि कोहरे में क्या होगा, बाकी सारे तो धूल मिट्टी के कण या कोहरे के कणों से टकरा के फैल जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी। इंफ्रारेड जो होती है वो डिस्पर्ज नहीं होती, तो इसलिए कौन सी यहाँ यूज होगी हमारी, इंफ्रारेड अवरक्त। ठीक है बेटा, अवरक्त यूज होती है। वजह क्या है, वजह है डिस्पर्जन, क्योंकि इनका डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, और कोहरे में डिस्पर्जन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। ये इसीलिए नहीं हटाया मैंने क्योंकि यहाँ इसका यूज होगा इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी आपके सामने बना हुआ है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, ये होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की, और सबसे ज़्यादा इधर रेडियो वेव की। तो कौन होगा हमारा, गामा वेव्स होगा ऑप्शन हमारा, गामा तरंगे। ऑप्शन आ गया हमारा सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी रही क्लास, और क्लास कैसी रही। दूसरी बात, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा यूज होगा। ऑप्शन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, पहला इंफ्रारेड, दूसरा पराबैंगनी, तीसरा पीला और चौथा माइक्रोवेव। तो एक बात ध्यान देना बेटा, जल में कीटाणु होंगे, ठीक है, उन्हें ज्यादा खत्म कौन करेगा, जो ज्यादा डिस्पर्ज होगा, जो ज्यादा प्रकीर्णित होगा प्रकाश, वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा के साथ टकराएगा और उनको सबको मार देगा। तो ज्यादा डिस्पर्ज कौन होगा यहां 4 ऑप्शन में से, अल्ट्रावायलेट ही तो होगा सबसे ज़्यादा। जो आपके 4 ऑप्शन है सबसे ज़्यादा डिस्पर्ज कौन होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, इसलिए उसमें हम क्या यूज करेंगे, पराबैंगनी किरणें यूज करते हैं जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, यूवी रेज यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसके साथ जुड़े वैद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान पूछा है। 1 मिनट देख लिए, क्वेश्चन कह रहा है जब लाइट जो है वैक्यूम में या फ्री स्पेस में चलती है तो इसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो वे क्या होता है, वे समय के साथ, पहला ऑप्शन है कांस्टेंट होंगे, दूसरा एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तीसरा है एवरेज वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। तो देखिए
जो हमारा ई वेव होता है, ये ई, ये बी और ये सी, इस तरह से ये क्या है हमारे इलेक्ट्रिक है, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो अगर एवरेज वैल्यू की बात करें, इस तरह से चलती है लाइट, तो एवरेज वैल्यू की बात करें, ये एवरेज क्या होगा, जीरो होगा। जितना प्लस में इलेक्ट्रिक का होगा उतना ही माइनस में क्या होगा, हमारा मैग्नेट का होगा। तो एवरेज क्या आ जाता है यहाँ, हमारा एवरेज आ जाता है जीरो। तो ऑप्शन आ गया आपका बी। जब फ्री स्पेस में मूव करती है सी स्पीड से, तो क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन और ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन होता है। और एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू यहाँ आ जाती है जीरो। उतना ही उसकी पॉजिटिव एक्सिस में होगा, उतना ही नेगेटिव एक्सिस में। तो क्या हो जाता है, एवरेज वैल्यू आ जाती है उसके साथ चलने पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की दोनों की जीरो, वैद्युत और चुंबक की दोनों की क्या आ जाती है, एवरेज वैल्यू जीरो आ जाती है। ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चलते 12। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। किसी मीडियम में ईएम वेव की चाल, स्पीड जो होगी डिपेंड नहीं करती, किसी पर डिपेंड नहीं करती। वो कौन है, किस पर डिपेंड नहीं करती, केवल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, तीव्रता पर, बाकी और सब पर डिपेंड करती है भाई। वेवलेंथ पर भी, फ्रीक्वेंसी पर भी, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी। तो स्पीड जो है किस पर डिपेंड नहीं करती, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो उसकी इंटेंसिटी होगी, बाकी और सभी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर भी, वेवलेंथ पर भी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका 12th का सी, इंटेंसिटी है सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, चलो अब खैर से मैं हटा देता हूं, ये आप समझ ही गए होंगे सारा, जैसे मैंने आपको बताया। कई क्वेश्चन एक ही ग्राफ पे हुए, अगर ये आपको याद है कौन सा कहाँ आता है, तो कई क्वेश्चन एक जैसे एक साथ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। ईएम वेव जो उत्पन्न हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, उत्पत्ति का कारण क्या है। इसकी उत्पत्ति का कारण है आवेशों की गति। ये हमने पढ़ा है लॉरेंज फोर्स में। लॉरेंज फोर्स में कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर गति करता है, परपेंडिकुलर गति करता है, तो उस वजह से क्या होती है, हमारी ईएम वेव उत्पन्न होती है। ये हमने लॉरेंज फोर्स में पढ़ा था कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में गति करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 13 का बी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा 13 का बी। आवेश की त्वरित गति, यानी कि जितनी तेज वो बढ़ता हुआ आगे चलेगा, एक समान नहीं, त्वरित गति पे। इसमें यह भी ध्यान रखना है, ये लॉरेंज फोर्स में बताया गया था कि इसमें फोर्स वर्क करेगा, और यानी कि जब फोर्स वर्क करता है, जब फोर्स करेगा वो क्या होगा, Q इंटू ई प्लस क्यू वी बी, ये फोर्स वर्क करता है। और फोर्स है तो एक्सिलरेटेड मोशन होगा ही होगा, एक्सिलरेटेड मोशन भैया, त्वरित गति होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, त्वरित गति होगी, एक्सिलरेटेड मोशन होगा। तो ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
हाँ जी, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग ईएम वेव है जिसका ई वेक्टर एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ये ई वेक्टर है। और बच्चे क्या कहा है, एच वेक्टर जेड एक्स की डायरेक्शन में, एच दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड को एच से डिनोट कर रहा है ये। तो उस तरंग की गति क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। गति जो होगी वाई एक्सिस पे, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी हमारी वाई एक्सिस पे। तो आपका ऑप्शन आ गया बी 14 का, ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होता है, ये कह रहा है कि टीवी के रिमोट में जिस ईएम वेव का उपयोग होता है वो कौन सी है। टीवी के रिमोट में कौन सा उपयोग होता है, ये कहता है। भैया एक बात बताओ, टीवी के रिमोट में 4 ऑप्शन दिए इसने, एक्सरे, गामा रे और इंफ्रारेड अवरक्त, और इनमें से कोई नहीं। तो एक बात मुझे बताइए, कभी आपने टीवी के रिमोट को ध्यान से देखा हो तो उसमें ब्लिंक होता है आगे दबाने पर, कैसा होता है, कैसे रंग का लाइट निकलती है उससे, रेडिएशन कैसा होता है उससे, रेड कलर का होता है ना, यानी कि लाल से बाद की तरंग की, इंफ्रारेड, क्योंकि वो किसी से टकरा कर नहीं रुकेगी, उनका जो प्रकीर्णन होगा, जो डिस्पर्जन होगा बहुत कम होता है। तो रेड कलर यानी कि रेड या उससे ज़्यादा की यूज होगी, तो इसलिए टीवी के रिमोट में कौन यूज होगा, इंफ्रारेड यूज होगा। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड यूज होता है। और जो हम ये यूज करते हैं ना, ऑटोमेटिक सेंसर, हाथ लिया पानी आ गया, गेट के सामने गए, गेट अपने आप खुल गया, ये सभी आईआर सेंसर ही होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर ही होते हैं। ये सभी इंफ्रारेड यूज करके सेंसर बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आ गया हमारा 15 का ए। भैया क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग c किसके परपेंडिकुलर होता है। देखो भैया, ये ई वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये हो गया सी। ये डायरेक्शन पूछ रहा है सी की क्या होगी। सी की जो डायरेक्शन होती है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये आई कैप ले लूँ मैं, ये जे कैप ले लूँ और ये के कैप ले लूँ, तो जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई क्या होगी, जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई, ध्यान देना ये उल्टा लिखा गया, जे और के कैप की मल्टीप्लाई हमें क्या मिलती है, क्रॉस, ये जे कैप क्रॉस के कैप वेक्टर हमें मिलता है आई कैप। यानी कि जे की डायरेक्शन में हमारा ई वेक्टर है और के की डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी उसके, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन होगी, समांतर होगी। किसके समांतर होगी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, यानी कि आई की डायरेक्शन में होगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका डी। बचते हैं हमारे 4 क्वेश्चन बचते हैं, देख लीजिए फटाफट से। लो जी भैया जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 17। या मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो भाई शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के शेयर और कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशंस होते हैं, तो जितने ज़्यादा आपके कमेंट हो गए वो दैट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि ये एक मिनट, विजिबल है, हाँ, लैम्डा विजिबल दृश्य तरंगों की, लैम्डा एक्स तरंगों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है, और माइक्रो तरंगों की लैम्डा एम, ये दी हुई है। तो इनमें सही रिलेशन देखो, ये माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का है, ये एक्स तरंगों का है, और ये विजिबल दृश्य तरंगों का है। तो इनका सही क्रम क्या होगा। देखो हमने देखा सबसे कम किसकी है, गामा की है, सॉरी एक्स की। सबसे कम किसका है, अभी स्पेक्ट्रम बनाया हुआ था उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है,
सबसे कम वेवलेंथ हमारी एक्स की है, उसके बाद विजिबल की है, और उसके बाद हमारी माइक्रोवेव की सबसे ज़्यादा है इनमें। तो ये इस तरह से इनके बीच ऑप्शन आ जाएगा हमारा, इस तरह से इनके बीच ऑप्शन आ जाएगा। तो गामा एम सबसे बड़ा, सॉरी लैम्बडा एम सबसे बड़ा, लैम्बडा वी उससे छोटा, और लैम्बडा एक्स सबसे छोटा। तो यहाँ ऑप्शन आपका आ जाता है इस तरह का बी। बी में इसी तरह का ऑप्शन है, ये इनवर्स दिए हुए इधर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, उस ग्राफ को ध्यान में रख लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। ये कह रहा है वैद्युत और चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, उसका कौन सा भाग खाना पकाने में प्रयुक्त होता है। ये कह रहा है उसका कौन सा भाग खाना पकाने में प्रयुक्त होता है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में। तो भाई माइक्रोवेव ओवन तो सुने होंगे ना, ओवन आने लगे तो कौन सा होता है, माइक्रोवेव का जो सूक्ष्म तरंगों का जो भाग होता है खाना पकाने में, वो यूज होने लगा। ठीक है, खाना पकाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो इनका डिस्पर्जन कम होगा, और डिस्पर्जन कम होगा तो जितनी भी ये हीट देंगे वो सारी की सारी खाने को मिलेगी। ऑप्शन आ गया हमारा 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सूर्य की निम्न तरंगों में से कौन सी तरंग अनंत विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये कहता है कि सन की कौन सी वेव जो है इनफाइनाइट के लिए हम यूज करते हैं, इनफाइनाइट एनर्जी के रूप में सन की कौन सी तरंग, तो भैया इनफाइनाइट एनर्जी के रूप में इंफ्रारेड ही यूज होती है। कौन सी यूज होती है, इंफ्रारेड, अवरक्त यूज होती है सन की इनफाइनाइट के रूप में। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी के रूप में कौन सी यूज होती है हमारी, इंफ्रारेड। इसीलिए सुबह और शाम के समय हमें सूर्य के चारों ओर लाल रंग का दिखाई देता है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग, निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड और विद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात किसके बराबर होता है। देखो बेटा, अभी हमने देखा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है सी के इक्वल, तो सी इक्वल्स टू हो गया हमारा, एक मिनट, इक्वल नहीं था ये, तो डायरेक्शन के लिए हमने यूज किया था। ये हमने किसके लिए यूज किया था, डायरेक्शन के लिए। जो यहाँ से ये मैंने आपको बताया था, तो डायरेक्शन निकालने के लिए बताया था। ये हमारा ई वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन के लिए यूज किया था। तो जब ये मूव करता है तो एवरेज क्या होता है, जीरो होता है, मैंने आपको बताया था इनका। तो यहाँ क्यू ई इक्वल्स टू आता है हमारा क्यू वी बी के, ये वैद्युत बल, ये चुंबकीय बल, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, क्यू से क्यू कट गया, तो V इक्वल्स टू आ जाता है हमारा E अपॉन बी के, V इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारा E अपॉन बी के आ जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है, यही तो पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के क्षेत्र का आयाम, क्षेत्र हो गया हमारा E का एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये हमने निकाला, इसमें क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम एम्पलीट्यूड हो गया वैद्युत क्षेत्र का B, तथा E का, समझना बेटा क्वेश्चन को ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का रेशियो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन वी के इक्वल होगा। रेशियो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन वी के। देख लीजिए किसके इक्वल आया, 1 अपॉन वी के। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, और ये वी अगर वैक्यूम में चल रही है तो ये वी क्या हो सकता है हमारा, वैक्यूम में चलते हुए सी के इक्वल हो सकता है। और ऑप्शन यही तो कहता है हमारा, यही तो कहता है
कि भैया प्रकाश की निर्वात में चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन जो बी है हमारा। स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में जो होती है सी, उसके क्या हो गया, इनवर्स हो गया, व्युत्क्रम हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, और ये आ जाती है हमारी एम एल इनवर्स टी माइनस 2। कैसे आएगी देख लेते हैं एक बार। एप्सिलॉन नोट की जो हमारा फॉर्मूला होता है या यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू, यहाँ क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलाम होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कट गया, न्यूटन से एक न्यूटन कट गया। तो क्या आ गया हमारा, न्यूटन की यानी कि फोर्स की एम एल टी माइनस 2 और अपॉन L2। तो क्या आ जाएगा हमारा एम एल इनवर्स टी माइनस 2 आ जाता है, जो मैंने आपको ये बताया था। आपको क्या आ जाता है, एम एल इनवर्स टी माइनस 2, और ऑप्शन आ जाता है आपका 21 का सी। और यहाँ आपके दो चैप्टर नंबर 56 और चैप्टर नंबर 57 EM वेव्स तक आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। बचते हैं आपके 58, एक बार चैप्टर में देख लेता हूँ, 59, 60, 61 और 62। 5 चैप्टर बचते हैं, 2 क्लास में ख़त्म कर दूंगा इन्हें। 2 क्लास में आपको ये जो कंसेप्चुअल क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आज रात को 9 बजे क्लास लेना नहीं भूले, लाइव क्लास होगी न्यूमेरिकल की। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट के क्वेश्चनों को, ठीक है बेटा। तो मिलना नहीं भूले रात 9 बजे लाइव क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।